दरअसल में ना ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। रिसोर्सेज हमारे ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि लिमिटेड होती हैं अपने कैरेक्टर में। कहीं ना कहीं आप इनमें से कुछ चीजें चुनेंगे एंड ऑटोमेटिकली कुछ चीजें नहीं चुनेंगे। आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, पता क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। These are the three fundamental questions और three fundamental problems of economy। आजकल भी भारत देश में एक आवाज उठती है कि भारत देश में भी आज के समय अमीर अमीर होता जा रहा है। तो एक्चुअल में कैपिटलिज्म में ये देखा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, इकोनॉमी की हमारी ये जो एनसीईआरटी सीरीज है उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारी इकोनॉमी की सीरीज होगी एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे आज हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बेसिक्स देखेंगे। आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको भी आगे देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है, राइट, एंड आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ऋषभ शर्मा सर PW। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है इस बैच का। ये बिल्कुल एक फ्री बैच है, एनसीईआरटी बैच, एंड जिसके माध्यम से आप जो भी हमारे नोट्स हैं उन नोट्स को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं PW ऐप पे जाके। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बिल्कुल बेसिक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म इकोनॉमिक्स की, आखिर ये मीनिंग क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म इकोनॉमिक्स? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोगों को ना इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों के बीच में फर्क समझना चाहिए। ध्यान रखना, अगर मैं आपको दो वर्ड लिख रहा हूं ना, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा अंतर है। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड्स के बीच में। पर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, दरअसल में ना ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड था ओइकोनॉमिया या ओइकोनॉमिक्स के नाम से। मैं लिख देता हूं, राइट। एक ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर आप इसको ओइकोनॉमिया भी बोल सकते हो। अगर हम बात करते हैं इस शब्द की, ओइकोनॉमिक्स या ओइकोनॉमिया की, दरअसल में इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या वर्ड होता है? इसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड होता है हमारा घर, हमारा फैमिली, राइट। उसको मैनेज करने का मतलब है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स। दरअसल में इकोनॉमिक्स वर्ड जो आया ना, वो इसी से आया। यानी कहने का मतलब, पहले इकोनॉमिक्स को सोचा जाता था कि हम अपने घर को कैसे मैनेज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर में क्या होता है आपके, कहीं से आपको पैसा मिलता है, कहीं पर आप उस पैसे को खर्च करते हो, राइट। तो कितना पैसा कहां से आ रहा है, कैसे कैसे खर्च करना है, कहां सही ढंग से खर्च करना है, कपड़ों पे खर्च करना है, एजुकेशन पे नहीं खर्च करना, या क्या करना है, ये सारे डिसीजंस आप लेते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजंस आप ले रहे हो, यही आपका इकोनॉमिक्स होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिसीजन वर्ड आपने इस्तेमाल किया, why do we need to actually take decisions in economics? इकोनॉमिक्स के अंदर हमें ये डिसीजन लेने क्यों है, क्या जरूरत है ये डिसीजन लेने की? देखो, आप यहां पे इस बात को अंडरस्टैंड करना। मैं आपको ना यहां पे एक तरफ लिख रहा हूं रिसोर्सेस, एंड दूसरी तरफ यहां पे मैं बना रहा हूं आपकी नीड्स या वांट्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस? रिसोर्सेस हमारे ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि लिमिटेड होती हैं अपने कैरेक्टर में। कहने का अर्थ क्या?
जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, रॉ मटेरियल्स के बारे में। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड मतलब एक सर्टेन मात्रा के अंदर इनकी कमी होती है। दे आर लिमिटेड इन कैरेक्टर। लिमिटेड का मतलब कमी होना, कमी। ऐसा थोड़ी है कि अनलिमिटेड है, नहीं, ये लिमिटेड है। आप इनको लिमिटेड बोल सकते हो, या आप इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, दैट वर्ड इज स्कार्सिटी। राइट, स्कार्सिटी मतलब कमी ही होता है। पर दोस्तों जब हम बात करते हैं हमारी जरूरतों की, नीड्स होती है हमारी जरूरतें, वांट्स होती है हमारी ख्वाहिशें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं रोटी कपड़ा मकान, ये मेरी जरूरत है। पर अगर मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे जाऊं, अगर मैं बोलूं कि नहीं यार मुझे तो 5 स्टार का खाना खाना है, राइट, या फिर मुझे और कोई इस तरह से मुझे एक एक्सपेंसिव घड़ी चाहिए, तो ये सब चीजें मेरी ख्वाहिशें हो जाती हैं। तो आप नोटिस करोगे कि हमारी जरूरतें चलो ठीक है लिमिटेड हो सकती हैं, पर हमारी ख्वाहिशें तो बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो मोस्टली ना हमारी जो नीड्स है, हमारी वांट्स हैं, वो बढ़ती 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 जाती हैं। ये एक तरह से हमारी अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, हमारी ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अनलिमिटेड है। राइट, अब कैसे इंश्योर करें कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अपनी ज्यादातर ख्वाहिशें पूरी कर पाएं। हर ख्वाहिश तो किसी की पूरी नहीं होती, पर ज्यादातर ख्वाहिशें कैसे पूरी कर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए होगा सर? उसके लिए हमें चाहिए होगा यहां पे मैनेजमेंट। राइट, चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, हमें चॉइसेस करनी पड़ेंगी। पॉइंट आता है किस चीज की चॉइसेस करनी पड़ेंगी दोस्तों? चॉइसेस करनी पड़ेंगी कि हमारे ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इनका क्या कैसे इस्तेमाल करें कि किसी चीज को हम चुने एंड किसी दूसरी चीज को ना चुने। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आपके दिमाग में 100 चीजें आ रही होंगी कि सर मैं जिंदगी में ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं फुटबॉलर भी बनना चाहता हूं, मैं खेलना भी चाहता हूं, मैं पढ़ना भी चाहता हूं। 100 तरह की चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, पर कहीं ना कहीं आप इनमें से कुछ चीजें चुनेंगे एंड ऑटोमेटिकली कुछ चीजें नहीं चुनेंगे। राइट, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो समय है, जो टाइम है, वो एक आपका रिसोर्स है, और रिसोर्स लिमिटेड इन कैरेक्टर होते हैं, उनकी मात्रा कम होती है। आपके पास दिन में 24 ही घंटे हैं, पर आपकी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा होंगी। आप 24 घंटे के अंदर 100 तरह की चीजें करना चाह रहे होंगे, पर शायद 100 तरह की चीजें नहीं होंगी, उनमें से कुछ एक तरह की चीजें हो जाएंगी। तो कुछ एक तरह की चीजों को आपने चुना, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजों को आपने नहीं चुना। तो ये कैसे किसी चीज को चुनना है, कैसे किसी चीज को नहीं चुनना, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। घर में भी जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ना कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया? हाउस होल्ड मैनेजमेंट से आया। तो घर में भी हम सेम ही काम करते हैं। हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा होता है, उस पैसे में से हम कुछ चीजें करना चाहेंगे। हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि सर मैं गाड़ी खरीद लूं, किसी के दिमाग में आए कि ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, सब कुछ खरीदना है। बस सब कुछ नहीं खरीद पाओगे, कुछ चीजें खरीद पाओगे, कुछ चीजें नहीं खरीद पाओगे। तो ये जो आपने एक तरह से दोनों के बीच में चॉइस किया, राइट, इसी को हम यहां पे इकोनॉमिक्स का यहां पे नाम दे सकते हैं। तो एक्चुअल में ना इकोनॉमिक्स वर्ड तो यहीं से आया, आपका ओइकोनॉमिया से, ठीक है ना। बट बाकी डेफिनेशंस भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। राइट, रिसोर्सेज की आप यहां पे डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। रिसोर्सेज होते हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, एनीथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर fulfilling certain action। राइट, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? हमारे लिए बन जाता है हमारा रिसोर्स। एंड किस तरह से हमें रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिक्स बन जाएगा। राइट, रिसोर्सेस हमें समझ आ गया। तो इसी की स्टडी, इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इकोनॉमिक्स हुआ हमारा स्टडी। किस चीज की स्टडी? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ लिमिटेड रिसोर्सेस
of how limited resources are utilized in order to fulfill certain needs and wants. Certain needs and wants. ठीक है, हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरतें, उनको पूरा करने के लिए। इसको हम लोग कई बार स्टडी ऑफ चॉइसेस भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ चॉइसेस। अब क्वेश्चन यहां पे यही आएगा कि स्टडी ऑफ चॉइसेस क्यों बोला। देखो, स्टडी ऑफ चॉइसेस इसीलिए बोला गया क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब आप किसी चीज को चुनोगे ऑटोमेटिकली किसी चीज को नहीं चुनेंगे, राइट। एंड आप नोटिस करना, जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है। जिंदगी में हर एक चीज चॉइसेस के ऊपर ही बेस्ड है। अब लेट्स से मैंने चुना कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो ऑटोमेटिकली मैंने बहुत सारी चीजें जिंदगी में नहीं चुनना पसंद किया। आप लोगों ने तैयारी, आपने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जब आपने यूपीएससी की तैयारी आपने करनी स्टार्ट कर दी, ऑटोमेटिकली आपको बाकी सारी चीजें नहीं चुननी पड़ी, मतलब आपने उनको चुना नहीं। किसी ने एसएससी की तैयारी छोड़ दी, किसी ने, या बाकी चीजें नहीं करी, राइट। आप लोग ये लेक्चर देख पा रहे हो, ठीक है ना। आप लोगों ने चुना कि ये लेक्चर देखना है, ऑटोमेटिकली इस टाइम के ऊपर आप कहीं घूम सकते थे, कहीं और सो सकते थे, है ना, कोई मैच देख सकते थे, कोई वीडियो गेम खेल सकते थे। यू कुड हैव डन सो मेनी थिंग्स, पर आपने डिसाइड किया इस लेक्चर को देखना। इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि ये लेक्चर आपको ज्यादा वैल्यूएबल लगता है, तो आपने इस लेक्चर को देखना, मतलब लेक्चर को देखना आपने चुना, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजों को नहीं चुना। इसी को हम स्टडी को हम बोलते हैं एज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। इसी को हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना इकोनॉमिक्स का, यहीं से हमारा इकोनॉमिक्स का सबसे पहला एक बेसिक कंसेप्ट आता है, उसको हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से, ठीक है। मैंने ना आपको यहां पे एक बात लिखी थी कि मैं आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का मतलब समझाऊंगा। इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो हमने समझ लिया, अभी इकोनॉमी 5 मिनट में समझेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा टर्म है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चॉइसेस के साथ ही वर्ड लिंक है। एक्चुअली आप पहले इसकी एक बार डेफिनेशन लिखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब पॉइंट आता है इसका क्या मतलब। पहले तो फॉरगॉन का मतलब बताओ। देखो, फॉरगॉन का मतलब जो छोड़ दिया। आप इस बात को समझना, जैसे आप आज इस टाइम के ऊपर मैंने आपसे पूछा कि इस टाइम जो भी आप टाइम पे लेक्चर देख रहे हो, मैंने आपसे पूछा आप क्या क्या कर सकते थे इस टाइम के ऊपर। आप बोलोगे सर मेरा एक चीज हो सकती थी मैं लेक्चर देख सकता था, जो कि आप देख भी रहे हो। दूसरी चीज हो सकती थी कि मैं लेट्स से मैं सो जाता। तीसरी चीज हो सकती थी कि मैं कोई मूवी देख लेता। एंड चौथी चीज हो सकती थी कि मैं पार्क चला जाता। These could have been the 4 options, right? अब आप पता करते हो, आप इनको देखते हो, आप ये सबकॉन्शियसली कई बार आप सोचने की कोशिश करते हो कि यार मैं इनमें से क्या करूं, चारों में से कोई एक चीज कर सकते हो, ठीक है। तो आप पता क्या करोगे, ऐसी चीज करोगे जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा मिले। आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, पता क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि इससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर टाइम। इस समय के ऊपर सबसे बढ़िया फायदा आपको इस लेक्चर से देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको ये लाइफ में हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस। और जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये तो मेरा चूज किया हुआ है, इसको मैंने चूज किया, ठीक है। ये चीज मैंने चूज करी, ये चीज मैंने चूज करी, लेक्चर देखना। तो ऑटोमेटिकली ये तीनों चीजें मैंने छोड़ दी। मैं सोया नहीं इस टाइम के ऊपर, मैं इस टाइम पे पार्क घूमने नहीं गया, मैंने इस टाइम मूवी नहीं देखी। अब होता पता क्या है, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप लेक्चर ना देख रहे होते तो उसके बाद वाला बेस्ट चीज क्या थी?
लेक्चर देखने के बाद बेस्ट चीज क्या है? तो आप ना इन तीनों में से ये एवेल्युएट करोगे कि अगर मैं लेक्चर नहीं देख रहा होता तब मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल क्या था। अब हो सकता है आप में से कोई बच्चा कोई कहे कि सर अगर मैं लेक्चर ना देख रहा होता मैं इस टाइम पे मूवी देखता। मूवी देखना मुझे लेक्चर के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा था। तो एक्चुअल में ना क्योंकि आपने लेक्चर देखना पसंद किया, कहीं ना कहीं आप इसका जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है मूवी देखना, वो आपने 4 को कर दिया। 4 को मतलब छोड़ दिया। तो इसी कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो आपने चूज किया उसकी वजह से जो नेक्स्ट बेस्ट था उसको आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, फॉरगो कर दिया, उसकी कॉस्ट को भी कॉल इट एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इकोनॉमिक्स एंड दूसरी बात आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि सर फिर ये मुद्दा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस टर्म इकोनॉमी। क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स अलग अलग है? आंसर इज यस, इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट, इकोनॉमी इज डिफरेंट। कैसे? देखो आप लोग ना, जब आप लोग केमिस्ट्री क्लासेस आप करते होंगे 11th 12th में, या आपने 10th 9th 8th के अंदर आपने केमिस्ट्री की कुछ अपनी क्लासेस करी होंगी, तो आपने देखा होगा कई बार कि एक तो होता था क्लासेस के अंदर आपको टीचर्स आपको पढ़ाया करते थे, वो आपको बता देते थे कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे काम करता है एंड दैट इज हाउ उन्होंने आपको पढ़ा दिया होगा। बट इसके अलावा वो आपको कई बार लैब्स में लेके जाते थे। वहां लैब में आप लोग भी ट्राई करते थे कि अच्छा इसमें ये डाला, इसमें थोड़ा ये आपका लिक्विड डाल दिया, ये एसिड इसमें डाल दिया, तो उससे कहीं ना कहीं अलग अलग रिएक्शन होते थे। तो वो था आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो आपने नोटिस किया एक तो आपका था क्या, एक तो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, एक आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, राइट। उसी तरह से इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में भी यही अंतर है। आप ऐसा मान के चल सकते हो, आप ऐसा मान के चल सकते हो कि आपका जो इकोनॉमिक्स है ना, वो आपकी थ्योरी है और आपका जो इकोनॉमी है ये एक तरह से आपका प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये थ्योरी हो जाएगी, वो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ऐसा कह सकते हो कि यहां पर आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, उनको अंडरस्टैंड करते हो, पर जब आप उसको इंप्लीमेंट करने लग जाते हो वो इकोनॉमी बन जाती है। जैसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स की तो मैंने आपको लिखवा दी। इकोनॉमी पता क्या होता है? इकोनॉमिक्स इन एक्शन और एट प्ले, और एट प्ले इज कॉल्ड इकोनॉमी। व्हाट डज इट मीन? एक्शन, एक्शन मतलब इंप्लीमेंटेशन। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे होंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, राइट, जापानीज इकोनॉमी। अब ये वर्ड्स क्या है? इंडियन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी। देखो आप लोग ना कभी भी इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं सुनते या जापानीज इकोनॉमिक्स नहीं सुनते, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है चीजों की। जब हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स को मान लो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो बन जाएगी इंडियन इकोनॉमी। आपने इकोनॉमिक्स को जापानीज के कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट कर दिया, जापान देश के कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो जापानीज इकोनॉमी बन जाएगी। तो दरअसल में ना इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स को जब आप इंप्लीमेंट करते हो, इकोनॉमिक्स को जब आप एक्शन में लेके आते हो, इकोनॉमिक्स को जब आप रियल लाइफ प्ले में लेके आते हो, इट बिकम्स इकोनॉमी। तो ये अंतर है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का, ठीक है। अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक यूपीएससी के अंदर हमारे सिलेबस में क्या मेंशन है? क्या इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है या इकोनॉमी लिखा हुआ है? देखो अगर आप अच्छे से सिलेबस गो थ्रू करोगे ना, तो इंडियन इकोनॉमी वहां लिखा हुआ है। क्योंकि देखो हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, जैसे कल को आप लोग डीएम बनोगे, राइट, आप फॉरेन सर्विस सर्वेंट बनोगे, डिप्लोमेट बनोगे हमारे देश के, तो व्हाट इज नीडेड इज द एप्लीकेशन पार्ट, राइट, कि इस चीज का कैसे इफेक्ट हो रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। हमें उतना कंसेप्चुअल, मतलब कंसेप्ट तो चलो पता होने चाहिए, नो डाउट, बिना कंसेप्ट समझे आप कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, पर हमारा ज्यादा फोकस एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर होना चाहिए।
ये तो अपने आप में कई बार अगर आप एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की अगर डेप्थ में जाओगे तो कई बार बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी तो आप रियलाइज करोगे इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जब हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे ना, हमारा फोकस भी इसी चीज़ के ऊपर रहना चाहिए कि हमारा इंप्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान रहे। न्यूज़पेपर्स के ऊपर हम खास ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर हमारा खूब अच्छे से फोकस रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो ये बात तो यहां पे क्लियर हुई। अब एक्चुअली ना अगर हम बात करें किसी भी अर्थव्यवस्था की तो आपको वहां पे 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। क्या है? 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। अब ये क्या चीज है सर, 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस? देखो, आपने कोई भी वस्तु बनानी है, ठीक है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस, लेट्स से आपने कुछ प्रोडक्शन करना है, तो जब भी आप प्रोडक्शन करोगे आपको इन 3 सवालों का आंसर देना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से सवाल है। इसमें पहला सवाल है कि आखिर प्रोड्यूस करना क्या है। दूसरी क्वेश्चन आता है कैसे प्रोड्यूस करना है। तीसरा क्वेश्चन आता है किसके लिए प्रोड्यूस करना है। पहले मैं आपको नोट करवा देता हूं, देन मैं आपको एक करके समझाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, आप इस बात को समझो। मैंने अभी आपको एक बात बताई, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट। रिसोर्सेज में पैसा भी आ गया, रिसोर्सेज में समय भी आ गया, टाइम भी आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, वो सब चीजें आ गई। अब मुझे बताओ, अगर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड हैं तो क्या आप दुनिया में किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हो? आंसर इज नो। देखो, मेरे पास इतना ही पैसा है, या तो मैं उसमें उस फैक्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री लगा लूं, शर्ट्स की फैक्ट्री लगा लूं, या फिर मैं एक पेन बनाने की फैक्ट्री लगा लूं, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस पहला क्वेश्चन होगा ही होगा, क्योंकि आप कोई चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हो, आपको यह तो बताना ही पड़ेगा ना कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। हर चीज क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ना रिसोर्स एलोकेशन की वजह से हमें ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो ठीक है, दैट इज फाइन। ठीक है, रिसोर्सेज आपको एलोकेट करने पड़ेंगे कि मेरे पास इतना ही पैसा है, या इतने ही लोग हैं, या फिर इतनी ही चीजें हैं मेरे पास, इतना ही टाइम है, तो मैं यही चीज कर पाऊंगा, सारी चीजें दुनिया की मैं नहीं कर सकता। ठीक है। एक बार आपने व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर कर दिया, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें शर्ट्स बनानी है, व्हाट का आंसर मिल गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ टू प्रोड्यूस। शर्ट्स बनानी है, ये तो समझ आ गया, पर कैसे बनानी है शर्ट्स, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है कैसे बनानी का मतलब क्या। कैसे बनाने की दो चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है आपका लेबर इंटेंसिव, दूसरा आपका हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मीनिंग क्या है? लेबर इंटेंसिव का मतलब, जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि शर्ट्स बनानी है। अब शर्ट्स बनानी है तो क्या हमें लेबर का इस्तेमाल करके बनानी है, कि बड़े बड़े लेवल के ऊपर आप, बहुत बड़े स्तर के ऊपर आप लेबर का इस्तेमाल करो, वर्कर्स का इस्तेमाल करो, वो मैन्युअली इस तरह की चीजें बनाएं? दैट कैन बी वन वे। दूसरा हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब आप बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करो, उन मशीनों के माध्यम से आप इस तरह से शर्ट्स बनाओ। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कई जगह हमें देखने को मिलता है, जैसे बांग्लादेश में टेक्सटाइल सेक्टर में खूब सारे लोगों को रोजगार दिया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव में होता है कि आप बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन करते हो। तो एक बार आपने व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर दे दिया कि हाँ क्या बनाना है, दूसरा आपने यहां पे आंसर कर दिया कि कैसे बनाना है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या होता है? किसके लिए बनाना है। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। व्हाट है क्या, क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ है कैसे प्रोड्यूस करना है। और हुम का मतलब होता है किसके लिए प्रोड्यूस करना है।
किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? आंसर इज हाँ, बिल्कुल रेलेवेंट है। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, हो सकता है कि मैं एक शर्ट बना रहा हूं और ये शर्ट मैंने 50 रुपए की बनाई, या मैं शर्ट 50 रुपए में बेचना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी भारत देश में गरीब है वो ये शर्ट पहन पाए। हो सकता है मैं इस शर्ट को कुछ 500 रुपए की बनाऊं ताकि भारत देश की मिडिल क्लास जनता इसको अफोर्ड कर पाए। हो सकता है मैं एक ऐसी शर्ट बनाने की कोशिश करूं जो मैं 5,000 10,000 की बेचूं कि चलो एक अमीर क्लास उसको अफोर्ड कर पाए। तो मेरे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर करना भी जरूरी है कि मैं आखिर बना किसके रहा हूं, क्योंकि सबकी खरीदने की क्षमता अलग अलग होती है। दैट इज वाई हमें यहां पे रिच, मिडिल क्लास या पुअर, हम किसके लिए बना रहे हैं ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ऑल 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। तीनों के तीनों क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। दीज आर द 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस और 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। कोई भी प्रोडक्शन होना है उसके लिए इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत बहुत जरूरी है। बिना इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करे हुए प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है सर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इसके बाद दिमाग में आता है वो ये आता है कि आखिर इन क्वेश्चंस का आंसर देगा कौन। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारे ना एक्चुअली 2 तरह के इकोनॉमिक प्लेयर्स आप यहां पे देख सकते हो। इकोनॉमिक प्लेयर्स का मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि कौन इन क्वेश्चंस का आंसर करेगा। एक हो सकते हैं आपके प्राइवेट एंटिटीज, एंड दूसरी हो सकती है हमारी सरकार, दैट इज ए गवर्नमेंट। कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि ये 3 सवाल है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इन क्वेश्चंस का आंसर देगा कौन? मैंने कहा भाई 2 लोग हो सकते हैं, या तो प्राइवेट प्लेयर्स हमारा इसका आंसर दे दें या आपका सरकार दे दे। अब देखो ना, नोटिस करो, कुछ कुछ देशों में ऐसा होता है कि प्राइवेट प्लेयर का कंट्रोल ज्यादा होता है। जो प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, प्राइवेट आपकी कंपनीज, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही डिसाइड करते हैं कि क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, राइट, और किसके लिए बनाएंगे ये भी वही डिसाइड करते हैं। पर कई बार हमने ऐसा भी देखा है, जैसे अगर आपने सर से अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे आगे जाके, अगर नहीं पढ़ी है तो उसमें सर आपको बताएंगे कैसे पहले के टाइम्स के ऊपर, जैसे यूएसएसआर हुआ करता था, अब तो रशिया है, पर पहले यूएसएसआर जो था वहां पर सरकार का ही कंट्रोल था। सरकार ही बताती थी क्या देश में बनेगा, क्या नहीं बनेगा। सरकार ही डिसाइड करती थी कि अगर अच्छा कोई वस्तु बन रही है, किसके लिए बन रही है, गरीबों की मदद के लिए बने, गरीबों के लिए प्रोडक्ट अलग अलग तरह के बने जाएं। अगर सरकार को लगता था कि नहीं यार रोजगार जनरेट करने हैं, तो उस केस में सरकार लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाया करती थी। तो मेरे कहने का मतलब ना कि यहां पर इन क्वेश्चंस का आंसर करने की बात है जब, कि कौन बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, क्या बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, उस केस में आपको यहां पर 2 प्लेयर्स आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए देखने को मिल जाएंगे, एक आपके प्राइवेट प्लेयर्स और एक आपकी सरकार। एंड उसी बेसिस के ऊपर आपके 2 तरह की इकोनॉमीज है, और ये 2 कुछ और नहीं, ये पोलर अपोजिट इकोनॉमीज है। जैसे आपके इस साइड के ऊपर आपको कैपिटलिज्म देखने को मिल जाएगा, इस साइड के ऊपर दोस्तों आपको यहां पे सोशलिज्म आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर क्या होगा, कैपिटलिज्म वाली साइड के ऊपर आपका जो प्राइवेट प्लेयर है या प्राइवेट पार्टी है वो डोमिनेट करती है, राइट्स। और जब मैं बात करता हूं दोस्तों सोशलिज्म की, तो यहां पे आपका गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, या गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे अगर हम दोस्तों बात करते हैं यूएसए की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप जानते होंगे प्राइवेट प्लेयर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम बोल सकते हैं कि यूएसए थोड़ा सा मतलब कैपिटलिज्म की तरफ यहाँ पे इंक्लाइंड है, एंड पास्ट में तो बहुत ही रहा है। ऐसे ही कुछ ऐसे देश होते हैं, जैसे आजकल तो देखो
प्योर फॉर्म तो मुश्किल है, बट पहले के टाइम के ऊपर जैसे यूएसएसआर था, क्यूबा था, बहुत सारे ऐसे देश थे जो कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइन थे। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि किसका ज्यादा कंट्रोल है इकोनॉमी के ऊपर, कौन हमारे प्रोडक्शन के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर पा रहा है, किसके पास ज्यादा पावर्स हैं, उसके हिसाब से चीजें वेरी करती हैं। जैसे यूएसए जैसे देश कहीं ना कहीं प्राइवेट एंटिटीज के अंदर यहाँ पे उनका विचारधारा उस तरह से है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको वहां देखने को मिलता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कैपिटलिज्म डोमिनेटेड है या प्राइवेट प्लेयर डोमिनेटेड है। वेर एज जहां सरकार डोमिनेट करती है वहां पर आपका सोशलिज्म डोमिनेट करता हुआ देखने को मिलता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत कहां पर है? क्या भारत एक कैपिटलिस्ट कंट्री है या भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है? देखो, आप में से हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आया हो कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। ये दिमाग में कई बार आता है क्योंकि हमने ना पॉलिटी पढ़ी होती है, और पॉलिटी का जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। जब आप उसमें पढ़ते हो तो उसमें आपका वर्ड आता है सॉवरन सोशलिस्ट, है ना। ये आपने सोशलिस्ट वर्ड अपने प्रियम्बल में आपने पढ़ा होगा। तो कईयों को लगता है कि शायद इंडिया सोशलिस्ट होगा। देखो, भारत के संविधान के अंदर जो प्रेम्बल है ना, उसमें सोशलिस्ट का मतलब ये सोशलिज्म नहीं है। हमारा सोशलिज्म गांधीयन सोशलिज्म का है, जहां पर हम कहीं ना कहीं वेलफेयर ऑफ द पीपल के अंदर बिलीव करते हैं, राइट। तो एक्चुअल में ना भारत जो है वो आपको कहीं बीच में देखने को मिलता है। आंसर इज इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब क्वेश्चन आता है कि भारत मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर आपको यहां पे प्राइवेट प्लेयर भी आपको देखने को मिलेगा, आपको गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। सही बात है या गलत है? हाँ बिल्कुल। देखो, आप नोटिस करो ना यार, देखो जैसे सरकारी स्कूल आपको देखने को मिलते हैं, राइट, वो भी चल रहे हैं। उसी तरह से हमारे प्राइवेट स्कूल्स वगैरह भी रन होते हैं। सरकारी अस्पताल भी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, वहां पे हमारे प्राइवेट अस्पताल भी देखने को मिलते हैं। सरकार भी काफी चीजों का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। सरकार के अलग अलग सरकारी संस्थान होते हैं, पीएसयूज हैं सरकार के, सरकारी बैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरह से प्राइवेट प्लेयर भी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो भारत क्या है? एक तरह की मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर वो सब चीज तो बाकियों में भी है, यूएसए में भी ऐसे तो सरकार भी है, प्राइवेट प्लेयर भी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, यूएसए के अंदर भी है, पर यूएसए का ना जो झुकाव है वो इधर वाली साइड है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे बोलो कि 100% कैपिटलिज्म, मतलब सरकार है ही नहीं, या फिर आप ऐसा भी नहीं बोलोगे कि 100% सोशलिज्म, कि प्राइवेट प्लेयर बिल्कुल ही नहीं है। नॉर्मली ऐसे एक्सट्रीम केसेस नहीं देखने को मिलते, पर हां आप ऐसा कह सकते हो कि यूएसए ना कहीं यहां पर है, लेट्स से, कि बहुत हैविली झुका हुआ है कैपिटलिज्म वाली साइड। ऑब्वियसली सरकार भी कुछ काम करती है, नो डाउट, सरकार का भी रोल रहता है, पर मेजर रोल वहां पे प्राइवेट प्लेयर का है, राइट। अब इंडिया में भी दोनों है, सरकार भी है, प्राइवेट प्लेयर भी है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर क्या भारत हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमी रहा है? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है हमेशा कि हैज इंडिया ऑलवेज बीन मिक्स्ड इकोनॉमी, या अभी हम मिक्स्ड इकोनॉमी हुए हैं? देखो, आपसे अगर कोई पूछे तो आप ये बताओगे कि इंडिया हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी था, ठीक है। चाहे अगर दोस्तों हम बात करें 1947 की, तब भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी थे, और चाहे दोस्तों हम बात करते हैं 2025 की, अभी भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई फर्क है तब से और अब के इंडिया के अंदर? बिल्कुल, आंसर इज देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, अगर हम चलते हैं ना 1950s वाले भारत के अंदर, राइट, ध्यान से सुनना, थे तब भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही, पर कहीं ना कहीं हमारा जो झुकाव था वो सोशलिज्म की तरफ काफी ज्यादा था, राइट। उस टाइम सरकार का मेन रोल था, प्राइवेट प्लेयर उतना था ही नहीं, प्राइवेट प्लेयर के पास पैसा ही नहीं था, प्राइवेट प्लेयर थोड़ा सा नीचे था उस टाइम के ऊपर। मेजर काम सरकार ही करती थी उस टाइम के ऊपर। सरकार ही आपके स्कूटर्स बना रही है, सरकार ही आपके रेडियोस बना रही है, सरकार ही आपकी घड़ियां बना रही है। तो थे तब मिक्स्ड इकोनॉमी ही, सरकार और प्राइवेट थे दोनों ही, पर मेजर रोल वहां पे आपकी सरकार का था। अगर हम दोस्तों 2025 की बात करते हैं ना, तो हैं हम अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही, पर अभी हमारा थोड़ा झुकाव जो है वो आपका कैपिटलिज्म की तरफ हो गया है। आज के समय प्राइवेट प्लेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। जैसे आप पीडब्ल्यूज पे पढ़ रहे हो, ये प्राइवेट सेक्टर ही तो है, राइट।
ऐसे ही आपको आज के समय प्राइवेट प्लेयर्स, इतने सारे स्टार्टअप्स, इतनी सारी कंपनीज, प्राइवेट एंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। ये और क्या है? ये और कुछ नहीं आपका यहां पे आपका प्राइवेट प्लेयर का बढ़ता हुआ जो रोल है ये उसी को दर्शा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको ध्यान में पता क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी था। ठीक है, बस फर्क क्या हुआ, पहले हमारा झुकाव ज्यादा सोशलिज्म की तरफ था, आज के समय थोड़ा सा झुकाव हमारा कैपिटलिज्म की तरफ है। तो आप यहां पे ऐसे नोट कर सकते हो कि 1950s में, ठीक है, इंडिया क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी with tilt towards socialism. एंड अगर मैं बात करूं आज की, यानी कि अगर हम 2025 की बात करें, तो दोस्तों अभी भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। विद टिल्ट टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। इज इट ओके? पहले हमारा झुकाव थोड़ा सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था, आज के समय है हम अभी भी मिक्स इकोनॉमी ही, पर कैपिटलिज्म की तरफ हमारा ये जो झुकाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बात तो चलो हमें क्लियर होगी कि हाँ कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है। क्या आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो एंड ये सोच सकते हो कि आपके कैपिटलिज्म इकोनॉमी के या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है? अगर आपका पूरा का पूरा आपका प्राइवेट सेक्टर ही है या प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, उसका डोमिनेंट रोल प्ले करने की वजह से क्या फायदे होते हैं एक अर्थव्यवस्था को? दूसरा सवाल मेरा यहां पे ये है कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो क्या उससे कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को या नहीं? सोचो जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। देखो, मैं चाहूंगा आप एक बार कमेंट्स में लिखो इसका आंसर। व्हाट डू यू थिंक, क्या फायदे या क्या नुकसान है? देखो, होता पता क्या है, जब हम बात करते हैं ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो मैंने आपको जैसा बोला प्राइवेट प्लेयर डोमिनेट करेगा, प्राइवेट प्लेयर का मुख्य रोल होगा। और प्राइवेट प्लेयर का अगर मेन रोल है तो आप लोग जानते हो प्राइवेट प्लेयर काम क्यों करते हैं? सर प्राइवेट प्लेयर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मुख्य काम क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, दैट इज द मेन फोकस, कि प्रॉफिट करना है अपने को, पैसा ज्यादा कमाना है। अब पैसा ज्यादा कैसे कमाएंगे? जब कहीं ना कहीं ज्यादा एफिशिएंट होंगे। मानते हो? आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे एयर इंडिया था, पहले सरकार के कंट्रोल में थी, आजकल जब प्राइवेट प्लेयर के पास है, सरकार के अंतर्गत कई बार इनएफिशिएंसी आ जाती है। एक्चुअली पता क्या होता है, क्योंकि सरकार का काम मेन पैसा कमाना नहीं है, पर प्राइवेट प्लेयर का है। तो प्राइवेट प्लेयर कोशिश ये करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, उसके लिए वो ऐसे लोगों को रखने की कोशिश करेगा जो ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा अच्छे से काम करें। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है मेरिटोक्रेसी का। एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेरिटोक्रेसी का मतलब पता क्या होता है? जो अच्छा काम करेगा वो ज्यादा आगे जाएगा। मेरिट, मेरिट, जो अच्छा होगा, जो ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा वो ज्यादा आगे जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में यही होता है। अगर मान लो आप अच्छा काम करते हो, आपकी प्रमोशन जल्दी होती है, आप अपने करियर में आगे ज्यादा बढ़ते हो, तेजी से बढ़ते हो, उस चक्कर में आप ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हो। सरकार वाले जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं हो पाता। उसमें नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कि आपको पता होता है कि मेरी प्रमोशन 5 साल बाद होगी, तो कई बार इंप्लॉइज भी उतने मोटिवेटेड नहीं होते। बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो अच्छा काम करता है वो तेजी से आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इंप्लॉइज भी अच्छे से काम करते हैं, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं, ज्यादा मेहनत से काम करते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमें एक तरह से प्रॉफिट ओरिएंटेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से ना आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर
जो सर्विस क्वालिटी होती है वो ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है वो कैसे? देखो सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई बार बैंक्स में देखा होगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट बैंक्स में कोशिश ये करी जाती है कि आपके कस्टमर को ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज दी पाए। जितनी बेहतर फैसिलिटीज होगी, कस्टमर उनके साथ रखेगा, कस्टमर साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो सर्विस क्वालिटी बेहतर होती है, कस्टमर को यहां पे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन नॉर्मली देखने को मिलता है। राइट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा हाई देखने को मिलता है एज कंपेयर टू योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फायदा आपको देखने को मिलता है व्हेन वी टॉक अबाउट आपका प्राइवेट सेक्टर। प्लस एट द सेम टाइम दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ना है, प्रॉफिट के लिए काम करना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो कुछ ना कुछ नया करते रहें। जैसे आजकल भी आप नोटिस करते हो कि एक कंपटीशन है, ठीक है ना। जैसे लेट्स से आपके अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज के बीच में कंपटीशन है, तो एयरटेल चाहेगा मैं इससे बढ़िया सर्विस दूं, आपका जियो चाहेगा मैं इससे बढ़िया सर्विस दूं। तो उस वजह से क्या होता है, आपस में कंपटीशन बढ़ता है एंड कस्टमर खुश रहता है। प्लस यहां पर आपको इनोवेशन भी ज्यादा देखने को मिलता है। इनोवेशन का मतलब क्या, कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाना, इनोवेट करना, कुछ बढ़िया यहां पे लेकर आना। तो इनोवेशन भी यहाँ पे होता रहेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट करना है यू नीड टू कीप ऑन इनोवेटिंग, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स आपको लाने पड़ते हैं। आजकल आप देख रहे हो भारत में कितने सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं। ये सब क्या है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर का ही तो रोल है इसके अंदर, और उससे भारत में इनोवेशन आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेहतर हो रही है। तो ये सारे फायदे हैं आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। अच्छा, एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, अगर मैं आपको प्राइवेट सेक्टर के फायदे गिना रहा हूं, कहीं ना कहीं ये सोशलिस्ट के नुकसान नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जरा सोचने की कोशिश करो, सोशलिस्ट में नेगेटिव्स में क्या आएगा, सोशलिस्ट के नेगेटिव में यही आएगा कि सोशलिस्ट पैसों के लिए काम नहीं करते, सोशलिस्ट में एफिशिएंसी कम होती है, सोशलिस्ट में मेरिटोक्रेसी नहीं होती, सोशलिस्ट में उतने ज्यादा सर्विस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, कम इनोवेशन होते हैं। तो आप समझ रहे हो, जब आपने एक तरह से कैपिटलिज्म को पढ़ लिया, आपने ऑटोमेटिकली सोशलिज्म को भी पढ़ लिया। जो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म या प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेंस के फायदे थे, वही सोशलिज्म के कहीं ना कहीं नुकसान बन जाते हैं। जब हम एक पढ़ लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा भी कवर हो जाता है। राइट, ये तो क्या थे, ये तो थे सर इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव्स। अगर मैं दोस्तों यहां पे आपसे पूछता हूं कि क्या कैपिटलिज्म के कुछ नुकसान भी है, कुछ इश्यूज भी हैं उसके अंदर, आंसर इज हाँ, बिल्कुल वो भी हमें मिल जाएंगे। क्या होंगे इसके नेगेटिव्स, क्या होंगी कैपिटलिज्म की समस्याएं? एनी आइडिया? देखो एक्चुअली ना, जरा आप उसी पॉइंट पे ध्यान दो। मैंने बोला ना कैपिटलिज्म किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। राइट, प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो ये वही काम करेगा जहां उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो जहां प्रॉफिट मिलेगा वो काम करना है, तो भाई गरीबों का कौन ध्यान रखेगा? जैसे आपने नोटिस किया होगा, प्राइवेट अस्पताल होते हैं आपके सामने, लाखों लाखों की उसकी फीस होती है, तो गरीबों को बड़ी दिक्कत आती है वहां पे इलाज कराने के लिए। तो ये कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा नुकसान है कि यहाँ गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखता। जो आपका गरीब है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट फेस करता है। ठीक है, क्योंकि गरीबों के लिए कोई काम कर ही नहीं रहा। जब सब लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो गरीब का कौन ध्यान रखेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। प्लस एट द सेम टाइम, कैपिटलिज्म में सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कस्टमर को फायदा मिलता है। मैं आपकी बात से मना नहीं कर रहा, और कस्टमर को फायदा मिलता है, पर उससे भी ज्यादा फायदा जो मिलता है वो कंपनी को मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर की वो कंपनी जो उसको रन कर रही है, जो अपने बिजनेस को रन कर रही है। तो एक्चुअली ऐसा मान के चलो कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री लगा रहा है, जो अपना काम कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा फायदा उसको मिलेगा। तो वो ऑलरेडी अमीर था, तो ऑलरेडी अमीर और अमीर होता रहता है। आजकल भी भारत देश में एक आवाज उठती है कि भारत देश में भी आज के समय अमीर अमीर होता जा रहा है। तो एक्चुअल में कैपिटलिज्म में ये देखा गया है, क्या देखा गया है, कैपिटलिज्म में ये देखा गया है कि इनइक्वालिटी बढ़ती है कैपिटलिज्म के अंदर नॉर्मली। इनइक्वालिटी का मतलब द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब का जो गैप है ना,
वो बढ़ता है यहाँ पे, राइट। ये भी इसका आपको एक नेगेटिव देखने को मिलेगा। प्लस एट द सेम टाइम लोगों को डर रहता है, लोगों को डर रहता है कि यार मेरी आज तो नौकरी है, पता नहीं कल को मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, राइट। देखो सरकारी संस्थान होते हैं तो उनमें नॉर्मली आपकी जो नौकरी होती है वो रहती है, ठीक है। सरकार आपकी नौकरी आपकी लंबे समय तक रहती है, या सरकारी नौकरी का इसीलिए क्रेज होता है क्योंकि आपकी पक्की नौकरी मानी जाती है। पर प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में जब तक प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि आप कंपनी के लिए फायदेमंद हो तब तक आप उसका पार्ट बनेंगे, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर काम ही प्रॉफिट के लिए कर रहा है। जब उनको लगेगा कि नहीं यार प्रॉफिट करना है, हमें इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा, तो लोगों को कई बार निकाला जाता है। और बड़े लेवल के ऊपर कई बार ऐसा होता भी है, ले ऑफ्स होते हैं, राइट। अभी आपने पास्ट में देखा भी, बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ने अपने काफी सारे इंप्लॉइज को निकाला। तो बेरोजगारी भी इस वजह से हो सकता है कि बेरोजगारी के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब जरा यहां पे इसी कॉन्टेक्स्ट में अपने सोशलिज्म को देखो। अगर मैं सोशलिज्म के फायदों की बात करूं तो क्या सोशलिज्म के फायदे कैपिटलिज्म के नुकसान नहीं होंगे? कैसे? आप नोटिस करो ना, अगर सरकार होगी तो भाई सरकार गरीबों का भी ध्यान रखेगी, सरकार इंश्योर करेगी कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल्स, इनके माध्यम से क्या हो, गरीबों को भी शिक्षा मिलती रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों को ही यहाँ पे सारा फायदा मिले, गरीबों का भी ध्यान रखें, जिसको जरूरत है उसको मिले। सरकार का काम ही यही है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की वेलफेयर करना। तो कैपिटलिज्म जो नहीं कर पाता वो सरकार कर देती है। सरकार कोशिश भी करती है कि अमीर और गरीब का अंतर ना बढ़े, सरकार कोशिश करती है कि गरीबों को तब की बेनिफिट पहुंचे, इतनी सारी स्कीम्स चलती हैं सरकार की। और सरकार से साथ यहाँ पे लोगों तक रोजगार भी पहुंचाती है, सरकार की कोशिश करती है कि जॉब सिक्योरिटी मेंटेन रहे। तो एक्चुअल में आप नोटिस कर पा रहे हो कि अगर हम अपने कैपिटलिज्म को स्टडी कर लेते हैं ना, उसके फायदे देख लेते हैं और उसके नुकसान देख लेते हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट हमारा सोशलिज्म के फायदे और नुकसान हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप दोनों को अंडरस्टैंड करते हो साथ ही साथ में, ठीक है ना। तो यहां तक हमने अपने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारे इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी से कैसे अंतर है, राइट। दोनों की हमने डेफिनेशंस देखी, हमने 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी देखे, एंड उन्हीं फंडामेंटल क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर अंडरस्टैंड किया कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड साथ साथ हमने ये भी समझा कि भारत क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर पहले हमारा झुकाव जो था वो थोड़ा सोशलिज्म की तरफ ज्यादा था, पर आज के समय हमारा जो झुकाव है वो कैपिटलिज्म की तरफ है। एंड साथ ही साथ हमने यहाँ पे दोनों के फायदे नुकसान भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जहां पर हमने बेसिक समझ लिए हैं। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम फर्दर चैप्टर्स को डिस्कस करते रहेंगे, उनको समझते रहेंगे एंड आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।